फेमिनिज़म आज का टॉपिक है। फेमिनिज़म को पहले हम डिस्कस करेंगे कि फेमिनिज़म एक्चुअली है क्या, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म है उसमें कौन सी उसकी हिस्टोरिकल एवोल्यूशन क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। फेमिनिज़म अगर हम इसको डिफ़ाइन करें कि फेमिनिज़म एक्चुअली इसका मतलब क्या है, तो अकॉर्डिंग टू मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, अ बिलीफ दैट मैन एंड वुमेन शुड हैव इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, कि ये यकीन रखना कि मर्दों और औरतों को सेम राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। किसी को भी उसकी बायोलॉजिकल सेक्स या जेंडर की वजह से डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं करना चाहिए। इसे फेमिनिज़म कहा जाता है। इस मूवमेंट का नाम फेमिनिज़म है। ये बहुत एक डाइवर्स मूवमेंट है। इसमें डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, डिफरेंट तरह के बिलीव्स आ जाते हैं, लेकिन इसकी एक कॉमन एजप्शन है कि सारी जो फेमिनिस्ट हैं, जिस भी किस्म की हैं, वो ये बिलीव रखती हैं कि औरतें ऑप्रेस्ड हैं और उनको इस ऑप्रेशन से निजात दिलानी चाहिए। निजात दिलाने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन सबका बिलीव यही है। अब इसमें देखें कि फेमिनिज़म, हम देखेंगे कि ये टर्म कहाँ से ओरिजिनेट हुई। 19th सेंचुरी में ये फ्रांस में ये वर्ड यूज़ किया जाता था, फेमिनिज्मी। फेमिनिज्मी इस सेंस में यूज़ किया जाता था कि जो फेमिनाइजेशन ऑफ मेल बॉडी की सेंस में। दूसरी तरफ ये औरतों का अगर औरतों के वुमेनहुड के बारे में भी ये वर्ड यूज़ किया जाता था। यूएस में जब ये टर्म यूज़ होना स्टार्ट हुई 20th सेंचुरी के स्टार्ट में, तो ये कहते थे कि यूनिकनेस ऑफ वुमेन और मिस्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ मदरहुड, इसके बारे में ये टर्म यूज़ होती थी। उसके बाद ये टर्म जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व की और उन ग्रुप्स ऑफ वुमेन को ये कहा जाने लग गया जो ये बिलीव रखती थी कि मर्द और औरत इक्वल हैं और औरतों को डिस्क्रिमिनेशन, औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अगर हम इस वर्ड के देखें कि इस वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या बनता है, तो फैमी का मतलब बनता है वुमेन और इज़म का मतलब बनता है पॉलिटिकल पोजीशन। कि औरतों को ये देखा जाए कि उनको डिस्क्रिमिनेशन किस बेस पे हो रही है और उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है। फ्रांस में ये टर्म 1880 में यूज़ होना स्टार्ट हुई, यूके में 1890 में और यूएस में 1910 में। इसमें अब हम मज़ीद देखते हैं कि ये किस मकसद के लिए है। फेमिनिज़म जो है वो, उसका जो मेन आर्गूमेंट है वो ये है कि उन्होंने जेंडर इक्वालिटी अचीव करनी है, इंडिपेंडेंस अचीव करनी है और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन अचीव करनी है। फिर ये किसके अगेंस्ट काम करती हैं, किसके खिलाफ जाना है इन्होंने, डोमिनेशन के, डिस्क्रिमिनेशन के और सबऑर्डिनेशन के। इन चीज़ों के खिलाफ जाके अगर औरतें सप्रेस हो रही हैं, औरतों को ऑप्रेस किया जा रहा है, तो इसके खिलाफ जाना है फेमिनिज़म ने। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी 4 मदर्स कौन सी हैं, किन लोगों ने ये फेमिनिस्ट थेरीज और फेमिनिज़म की जो एक आइडियोलॉजी है ये स्टार्ट की थी। तो इसकी 4 मदर्स में मैरी वुllstonecraft और जेन ऑस्टन आ जाती हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं कि फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म। इसकी 3 वेव्स चली हैं। पहली वेव जो है वो 1848 से उसका टाइम पीरियड 1920 तक डिफाइन किया जाता है। दूसरी वेव का 1960 से 1988 तक डिफाइन किया जाता है और थर्ड वेव 1990 से अभी तक चल रही है। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में हम देखते हैं कि फर्स्ट वेव एक्चुअली उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उसकी हिस्टोरिकल एवोल्यूशन क्या थी और वो किस हद तक कामयाब हुई। उनको जिन चीज़ों पे एतराज़ था, क्या वो पूरी हुई या क्या वो अभी भी वैसे ही हैं। जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म थी, इसमें सबसे पहले ये था कि औरतों को वोटिंग राइट्स हासिल नहीं थे। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई और इंडस्ट्रियलाइजेशन इरा के बाद मर्द जो थे उनको ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी, तो औरतों को इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिलती थी और उन्हें एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा कि ना उनकी पॉलिटिकल स्फीयर में कोई रिप्रेजेंटेशन थी, ना उनकी सोशल स्फीयर में इतनी कोई खास रिप्रेजेंटेशन थी, और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी वो भी उनके पास नहीं थी, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी। उनके फिक्स जेंडर रोल्स थे। इवन वेस्ट में भी उनके फिक्स जेंडर रोल्स थे कि उन्होंने सिर्फ घर की देखभाल करनी है और ऑन द एवरेज उस वक्त एक औरत के 6 से 7 बच्चे होते थे।
तो सबसे जो मेन इसका आर्गूमेंट था वो वोटिंग राइट्स का आर्गूमेंट था। बैटल फॉर सफ्रेज इस वजह से इसको कहा जाता है कि वो उन्होंने कोशिश की कि हमें एक वोटिंग राइट्स मिलें, कि हम भी वोट कर सकें, ताकि जो भी पॉलिटिकल डिसीजंस हो रहे हैं उनमें हमारी भी कोई ना कोई से हो। अब इसमें हिस्टोरिकल एवोल्यूशन में हम देखते हैं कि एक एक करके कि किस किस तरह से ये मूवमेंट एवॉल्व की। मैरी वुllstonecraft ने 1792 में बुक लिखी थी, अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। इसमें उसने डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात की थी कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में औरतों को उनके राइट्स नहीं मिलते, औरतों के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जितनी मर्दों के पास हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि एबॉलिशनिस्ट मूवमेंट आई। एबॉलिशनिस्ट मूवमेंट तकरीबन 1830 से ये स्टार्ट होती है। ये एंटी स्लेवरी मूवमेंट थी। एंटी स्लेवरी के वहाँ पे गुलाम थे, जो वहाँ पे अफ्रीकन लोग थे, उनको गुलाम समझा जाता था। तो उसके खिलाफ ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी और उसके खिलाफ वाइट लोग भी और ब्लैक लोग भी उठ खड़े हुए थे कि इस तरह से हमें ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। तो एबॉलिशनिस्ट मूवमेंट में जब वाइट औरतों ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने देखा कि उनके खिलाफ भी इसी तरह ऑपरेशन हो रहा है जिस तरह ब्लैक लोगों के साथ हो रहा है, उनको भी अक्सर जगहों पे जाने नहीं दिया जाता या उनके साथ भी एक डिस्क्रिमिनेशन का बिहेवियर है। तो उन्होंने फिर अपनी मूवमेंट भी साइड बाय साइड स्टार्ट कर दी। 1840 में लंदन में एक कन्वेंशन हुआ, एंटी स्लेवरी कन्वेंशन। तो यहाँ पे ये जो दो फेमिनिस्ट थी, लुक्रेशिया मोट और एलिजाबेथ कैडी, ये दोनों इस कन्वेंशन में पार्टिसिपेट करने गई, लेकिन इन्हें वहाँ पे एंटर नहीं होने दिया गया। तो जब इन्हें वहाँ पे एंटर नहीं होने दिया गया तो इन्होंने अपने सोशल सर्कल में जाके ये चीज़ें डिस्कस की और 1848 में इन्होंने सेनेका फॉल्स कन्वेंशन अरेंज कराया। सेनेका फॉल्स कन्वेंशन में इनको क्या क्या ऑब्जेक्शंस थे, इनका क्या तरीक़ाकार रहा, वो देखते हैं। सेनेका फॉल्स कन्वेंशन में इन्होंने अपने ऑब्जेक्शन सामने रखे कि हमें इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन है कि हमें वोटिंग राइट्स नहीं है, औरतों के पास प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, उनके पास मोस्टली जो औरतें थी उनकी 25 साल की उम्र में शादी हो चुकी होती थी और 25 साल के बाद वो प्रॉपर्टी नहीं रख सकती थी। शादी के बाद वो अपने पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं रख सकती थी, जो भी उनके पास प्रॉपर्टी होती थी वो उनके हस्बैंड की तरफ चल जाती थी। उसके बाद एजुकेशन में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो उस टाइम पे औरतों को प्रोवाइड ही नहीं करते थे एजुकेशन। ऑक्यूपेशन में मेडिकल और जो ये इस तरह की स्पेशलाइज्ड फील्ड्स थी उसमें औरतों को जाने नहीं दिया जाता था। एक्सेसिव पावर ऑफ हस्बैंड्स जो हैं वो अपनी बीवियों को मार सकते थे, ये लीगली वहाँ पे पनिशेबल नहीं था, इस पर कोई सज़ा नहीं थी। तो ये जो है इन चीज़ों पे इन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूसरा इन्होंने क्या किया, एलिजाबेथ कैडी ने डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट पढ़ा। डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट क्या था, जब अमेरिका की जो कॉलोनीज़ थी वो यूरोप से आज़ाद हुई थी तो उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एक लिखा था। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की ही तर्ज पे इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट बनाया और उसमें ये लिखा कि हम मर्द और औरत हमें एक जैसे राइट्स हासिल हैं और अगर हमारी गवर्नमेंट वो राइट्स देने में नाकाम होती है तो हमारा ये राइट है कि हम उस गवर्नमेंट को साइड पे कर दें। और ये जो मर्द और औरतों को दोनों को राइट्स मिले हैं ये हमारे क्रिएटर ने हमें दिए हैं। इसमें लाइफ, लिबर्टी और परसूट ऑफ हैप्पीनेस आ जाता है। तो इसको तकरीबन 200 लोगों ने इसको साइन किया, इस डॉक्यूमेंट को, उस टाइम पे। उसके बाद फिर काफ़ी सारे लोगों ने इसका मजाक उड़ाया और इसके खिलाफ बातें की, लेकिन यही जो फेमिनिस्ट थी, लुक्रेशिया मोट, एलिजाबेथ कैडी, इन्होंने ऑल अक्रॉस यूएसए इसकी तशहीर की कि ये इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इसको क्यों इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स में मज़ीद जो आ जाता है वो उन्होंने ये डिमांड की कि मैरिज लॉज होने चाहिए। हेल्थ केयर में मेन इनका जो बर्थ कंट्रोल मूवमेंट, अभी हम थोड़ी देर में इसको डिस्कस करेंगे, ये वाली आ जाती है चीज़। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। फिर इसके बाद ये कि ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी बनी। ऑर्गेनाइजेशंस जो इस मूवमेंट के दरमियान बनी थी वो अमेरिकन वुमेन सफ्रेज एसोसिएशन थी, 1870s में ये बनी।
उसके बाद नेशनल वुमेन्स सफ्रेजिस्ट एसोसिएशन थी, ये 1880s में बनी, इसको एलिजाबेथ कैडी ने ही बनाया। उसके बाद इन दोनों को मर्ज करके नेशनल अमेरिकन वुमेन सफ्रेजिस्ट एसोसिएशन बना दी गई 1890s में। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू उन्होंने ये कोशिश स्टार्ट की कि औरतों को वोटिंग राइट्स मिलें, जो कि इस फर्स्ट वेव का एक मेन जो ऑब्जेक्टिव था और मेन जो उनकी अचीवमेंट थी वो यही है कि उनको वोटिंग राइट्स मिल गए थे। अचीवमेंट्स में हम देखते हैं कि न्यूजीलैंड ने सबसे पहले औरतों को वोटिंग राइट्स दिए 1893 में, लेकिन न्यूजीलैंड ने उन्हें ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी कि वो एज अ मेंबर पार्लियामेंट में भी बैठ सकें। ऑस्ट्रेलिया ने 1902 में औरतों को वोटिंग राइट्स भी दिए और उसके अलावा उन्हें पार्लियामेंट में भी उनको अलाउ किया गया कि वो डिसीजन मेकिंग कर सकें। यूएस ने 1920 में औरतों को वोटिंग राइट्स दिए और यूएसएसआर ने 1917 में। ये इसकी मेन अचीवमेंट है वोटिंग वाली। जो सेकंड नंबर पे इसकी अचीवमेंट थी वो बर्थ कंट्रोल मूवमेंट थी। ये मार्गरेट सेंगर एक नर्स थी, इसने स्टार्ट की 1990 में, इसने ये स्टार्ट की और इसके पीछे रीज़न ये थी कि जो उस टाइम पे जो बर्थ कंट्रोल जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स थे तो वो ओपनली अवेलेबल नहीं थे। उनको अगर कोई भी फार्मासिस्ट सेल करता था तो वो एज अ क्राइम उसे ट्रीट किया जाता था। तो मार्गरेट सेंगर ने इसके खिलाफ एक लीगल बैटल लड़ी और वो 1936 में वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने, यूएसए की सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऑब्सीन इंफॉर्मेशन के तौर पे इसको ख़त्म कर दिया कि ये ऑब्सीन इंफॉर्मेशन नहीं है, ये सेल हो सकती है। तो ये एक रेवोल्यूशनरी चीज़ थी जो कि फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में। यहाँ पे जब हमने हेल्थ केयर की बात की थी तो उसमें बर्थ कंट्रोल मूवमेंट की बात आ जाती है। इसमें ओवरऑल जो क्वेश्चन आता है वो थ्री वेव्स जो फेमिनिज्म है उनका कंपैरिजन आ जाता है या उनको इकट्ठे पूछा जाता है कि थ्री वेव्स ऑफ फेमिनिज्म का आप बताएं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड वेव और थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म डिस्कस करेंगे।